जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में। ये वीडियो आज एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। चूँकि आप लोग या तो शिक्षक बनने के लाइन में खड़े हैं और जो विगत 3.5 साल से जो आंदोलनरत हमारे जो प्यारे साथी है तमाम अभ्यर्थी, उनको भी शायद कुछ नॉलेज नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक वीडियो लाए आप लोगों के लिए, शायद आपके लिए लाभप्रद हो। और दूसरी बात, जो अभी बिहार में डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, एडमिशन लिया, वो क्वेश्चन पूछते हैं सर इसके बाद क्या करना होगा, हम शिक्षक कैसे बनेंगे बिहार राज्य में, उनके लिए तो ये बहुत ही मुख्य होगा इनको जानना और भविष्य में कैसे क्या शिक्षक बनना है। और दूसरी बात, जो पूछते हैं सर नियोजित शिक्षक क्या होता है, सर अस्थायी शिक्षक क्या होता है, और बिहार में कितने विद्यालय हैं, ये तमाम बिंदु पे हम बातें करेंगे। आप ब्रीफ में देख लीजिए, क्या मैंने लिखा है, बिहार शिक्षक बहाली है क्या। ये मामला कुछ दिनों से बहुत तूल पकड़ा हुआ है। आए दिन न्यूज़ में भी, कल भी आप न्यूज़ देखे होंगे, न्यूज़ 18 बिहार लाइव झारखंड पे देखे होंगे, जी न्यूज़ पे देखे होंगे, जी बिहार झारखंड पे। आखिर है क्या? चूँकि कुछ एक विद्यार्थी तो वो भी एडमिशन लिए, सीटेट बीएड में एडमिशन लिए या डीएलएड में लिए, अब उसको मामला ही पता नहीं क्या होगा। ठीक है। दूसरा, हमारे पास तो अदर स्टेट से भी कॉल आया है, सर बिहार में शिक्षक हम बन सकते हैं क्या, तो वो तमाम बिंदु पे हम बातें करेंगे। जैसे बिहार में शिक्षक बनते हैं कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या है, आखिर बीएड और डीएलएड के बाद क्या करना होगा। ऐसा तो नहीं है कोई विद्यार्थी बीए किया, बीएससी किया या बीकॉम बीटेक कुछ भी किया अब वो शिक्षक बन जाएगा। तो सभी बातें हम इस पे बातें करेंगे। बिहार में कितने तरह के शिक्षक होते हैं, शिक्षक के कितने टाइप हैं, शिक्षक के भी बिहार में बहुत टाइप होते हैं वो बताएंगे। और बिहार में कितने तरह के स्कूल होते हैं, किसी को पता ही नहीं है। कुछ प्राथमिक क्या होता है, मिडिल क्या होता है, माध्यमिक क्या होता है, उच्च माध्यमिक क्या होता है, उत्क्रमित क्या होता है, ये सब पता नहीं है। तो आप इस वीडियो को एक कॉपी ले लीजिए, एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो ये सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी सटीक आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए धीरे धीरे करके हम बिंदु पे आएंगे। पहला टॉपिक है मेरा, बिहार शिक्षक बहाली का मामला क्या है। इस मामला को समझिए। पहले हम इस मामला को समझाना चाहते हैं। बिहार शिक्षक बहाली कहने का मतलब, जितने भी भारत में राज्य है उसमें से एक बिहार भी अपना एक अस्तित्व रखता है, एक राज्य। यहाँ भी शिक्षकों की बहाली होती है, लेकिन शिक्षकों की बहाली जो होती है, यह मामला आप सुनते होंगे कि छठा चरण, सुनते हैं ना, कि छठे चरण की बहाली अभी खत्म नहीं हुई है। छठे चरण की बहाली अभी खत्म नहीं हुई है। छठे चरण की बहाली अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसा सुनते होंगे। ये है क्या, ये छठा चरण है क्या। फिर आप बोलते हैं कि अभी 7वां चरण आने वाला है। मैं बोलता हूं ना वीडियो में, आखिर ये है क्या, 7वां चरण की बहाली होने वाली है, ये है क्या। छठा, 7वां, 9वां, छठा खत्म होता ही नहीं है कि 7वां होगा। कहने का मतलब ये हुआ, छठा चरण एक फेज होता है, एक प्रक्रिया होता है। जैसे आप पहली क्लास पास किए तब दूसरी में गए, दूसरी पास किए तब तीसरी में, फिर होते होते आपने 10th किया, फिर 12th किया, फिर बीएड में एडमिशन लिया होगा या डीएड में एडमिशन लिया होगा। तो एक प्रक्रिया है छठे चरण, जो 2019 में एक बिहार शिक्षक बहाली आई थी। छठा चरण प्राथमिक से लेके यानी 1 से लेके 12वीं तक की बहाली आई थी। तो ये प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लगभग 3-4 साल से चल रहा है। प्राथमिक की तो बहाली हो चुकी है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अभी तक लटका हुआ है। तो ये प्रक्रिया विभाग बोलती है अभी खत्म ही नहीं हुआ है, यानी राजनीति में फंस चुका है। और बच्चे जो है 7वें चरण की मांग कर रहे हैं। क्यों? चूंकि सर बहाली तो आप खत्म कीजिए, अब 7वां चरण लाइए, यानी छठे को खत्म कीजिए और 7वां लाइए। 7वां में मतलब क्या, प्राथमिक से लेके यानी 1 2 3 4 5, 1 से लेके 8वीं तक प्राथमिक हो गया, फिर हाई स्कूल हो गया 9वीं से 10वीं, माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक, यानी 7वां चरण की बहाली लाइए। ये तमाम अभ्यर्थी की मांग है, बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी का। चूंकि राजनीति सही अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिकरण कर देना और बच्चे बेरोजगार हैं और इनको नौकरी चाहिए,
तो और नौकरी करके सरकार वादा की थी, तो शिक्षक बहाली में तो ऐसे भी 2 लाख सीट खाली है, लगभग 2-3 लाख। तो आप बहाली कीजिए 7वां चरण। वही मैंने लिखा बिहार शिक्षक बहाली है क्या। और छठे चरण जब आई थी, छठे चरण का जब बहाली आया था 2019 में समथिंग, तो उस समय लगभग 90,000 सीट पे बहाली आई थी। कितना सीट पे? 90,000। और उसमें से मात्र 42,000 सीट पे ही बहाली हो पाई। और बाद बाकी जितने भी सीट बच गए, जो भी 42,000 आप घटा दीजिए, 90,000 में से लगभग 52,000 जो भी सीट बचता है वो खाली ही रह गया। इस सरकार के रवैये के कारण, गलत नीति के कारण। और उस समय जो बहाली हुई थी 2012 नियमावली पे हुआ था, क्योंकि कोई भी बहाली होता है तो नियम पे होता है, उसका कोई नियम होता है। तो नियमावली में कुछ त्रुटि थी, जिसके कारण छठे चरण में भी सीट खाली रह गया। वो भी 2,000, 5,000 लगभग 50,000 सीट खाली रह गया। यानी 90,000 की बहाली आई और 42,000 पे बहाली हुआ, अब 50,000 लगभग सीट खाली रह गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये गलत नीति का परिणाम है। तो इसी कड़ी में ये बहाली का मुद्दा गरमाया हुआ है। और अब भी बिहार के स्कूलों में जाएंगे, प्राथमिक से लेके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक, तो आपको शिक्षक की कमी भरपूर मात्रा में मिलेगा। और जिसके कारण बिहार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मामला ये तूल पकड़ा हुआ है, बिहार शिक्षक बहाली। चलिए, अब मैंने लिखा बिहार में शिक्षक बनते हैं कैसे, ये अहम मुद्दा है। क्योंकि आप भी, या तो हमारे जो प्यारे अभ्यर्थी है जिनका मैंने हमेशा साथ दिया और देता रहूंगा, क्योंकि हम भी एक शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते चूंकि उसका दायित्व है, चूंकि 3.5 साल कम नहीं होता है, वो लोग 3.5 साल से रोड पे हैं और उनको बोर्ड पे होना चाहिए। और सरकार जो सुनने का काम नहीं कर रही है। लेकिन आप तमाम कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे सर सीटेट के बाद बहाली हो। सर ये मेरे हाथ में तो नहीं है, और नहीं आपके हाथ में है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और न्यूज़ से अवगत करवाना। तो इस मुद्दा पे आप भी जानते हैं, हमारे जितने भी टीम है, आपके जितने भी टीम है, बहुत आंदोलन कर रहे हैं 3.5 साल से। तो दुख होता है। तो कुछ अभ्यर्थी चाहते होंगे हम शिक्षक बने, बहाली कैसे होती है। मान लीजिए आप लोग 10वीं किए होंगे, 10वीं के बाद आपने 12वीं किया होगा, है ना, 12वीं किया। इसके बाद आपको पता है 10वीं खत्म होने के बाद 12वीं होता है। इसके बाद एक कोर्स होता है 12वीं के बाद, DLED, ये जान लीजिए, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल का कोर्स है। बिहार में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको DLED होता है, वो भी 12वीं के बाद। आप 12वीं किसी विषय से की हो, या साइंस से हो, या कॉमर्स से हो, या कोई भी विषय हो, अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं 12वीं के बाद ही, आप 12वीं कंप्लीट किए तो आप DLED में एडमिशन ले लीजिए। या कोई अभ्यर्थी मान लीजिए 12वीं के बाद कोई ग्रेजुएशन किए हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, ग्रेजुएशन कुछ भी हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, और उसके बाद अगर चाहते हैं शिक्षक बनना तो इसके बाद एक कोर्स होता है B.Ed, ये भी 2 साल का होता है। इसको बोलते हैं बैचलर इन एजुकेशन, 2 साल का होता है। और DLED भी 2 साल का। DLED आप इंटर के बाद कर सकते हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन के बाद भी आप DLED कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझिए बात को, DLED का बेसिक होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। इंटर के बाद सीधे आप DLED कर लीजिए, 2 साल का कोर्स, तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं। या ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद भी आप DLED कर सकते हैं, तब भी आप शिक्षक बनेंगे। लेकिन अगर चाहते हैं DLED नहीं करें, हम B.Ed करें, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed, तो बोलेंगे सर DLED और B.Ed में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों तो एक ही है, ये भी 2 साल, वो भी 2 साल। और DLED देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, ये समझिए। देखिए कुछ हम बता देते हैं। अगर देखिए 10+2 के बाद अगर DLED करते हैं और आपका ग्रेजुएशन नहीं है, तब जैसे ही 10+2 के बाद आपने DLED किया, बिहार में DLED किया, DLED करने के बाद और इससे पहले आपका ग्रेजुएशन नहीं है, तो DLED जब आपका कंप्लीट हो जाए, 2 साल कंप्लीट हो जाए, या DLED में जैसे ही आपने एडमिशन लेने के बाद एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं CTET, जो अभी होने वाला है दिसंबर में। CTET पास करें, या बिहार सरकार का BTET,
बिहार सरकार भी एक एग्जाम लेती है जिसको बोलते हैं बीटेट, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो सीटेट लेती है ये लेती है सेंट्रल, सीबीएसई वाला लेता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप इसको पास करते हैं, डीएलएड करने के बाद एक एग्जाम पास करना होगा सीटेट या बीटेट। अगर बिहार में अभी तो बीटेट होने का है, जब बीटेट होगा तो बीटेट दे दीजिए। तो आफ्टर इंटर के बाद सीधे अगर डीएलएड करते हैं और एडमिशन जैसे ही लिए उसके बाद अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तब आप बिहार राज्य में 1 से लेके 5वीं तक के शिक्षक बन जाएंगे। 1 से लेके 5वीं तक का ही शिक्षक बनेंगे। समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इतना बेसिक में कोई नहीं बताएगा, और ग्रेजुएशन के बाद आपने या तो बीएड किया या डीएलएड किया, बात समझिएगा, बीएड या डीएलएड, क्योंकि दोनों 2-2 साल का कोर्स ही होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद अगर बीएड किया या डीएलएड किया तो और उसके बाद भी सीटेट पास किया, सीटेट सीटीईटी या बीटेट, या का मतलब दोनों में से कोई, आप दोनों में से कोई भी एग्जाम अगर पास किए हुए हैं तो भी एलिजिबल। लेकिन बीएड या डीएलएड के बाद एक एग्जाम और पास करना होता है जिसको बोलते हैं या तो बिहार राज्य का बीटेट, जिसको बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, या केंद्र सरकार का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको सीटेट बोलते हैं, ये भी पास करना होगा। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो आप इसमें 6 से लेकर 8वीं तक का शिक्षक बनेंगे। सिंपल शब्दों में कहें कि ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो आप 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक बन जाएंगे। 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे, यानी प्राइमरी के शिक्षक आप बन जाएंगे। समझ गए? इसको आप हटा दीजिए, इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने अगर बीएड या डीएलएड किया और उसके साथ में सीटेट या बीटेट पास कर लिया तो आप 1 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। यही है बिहार में शिक्षक बनते हैं कैसे। ऐसा नहीं है कि इंटर किया और शिक्षक में बैठ जाइएगा, नहीं, या ग्रेजुएशन किए और आपने बीएड या डीएलएड नहीं किया तो बोलेंगे सर शिक्षक हम बन सकते हैं क्या, ऐसा भी कॉल आता है और वाजिब क्वेश्चन है क्योंकि उनको नहीं पता है। और आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर ग्रेजुएशन किए उसके बाद अगर शिक्षक बनना चाहते हैं 1 से लेकर 8वीं तक तो बीएड कीजिए या डीएलएड। अगर चाहते नहीं, इंटर अभी कंप्लीट किए 10+2 और भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं इंटर के बाद ही, तो डीएलएड में एडमिशन ले लीजिए, डीएलएड में, और उसके बाद सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए तो 1 से लेके 5वीं का शिक्षक बन जाएंगे आप। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगला पॉइंट, बिहार में कितने तरह के शिक्षक होते हैं। आखिर शिक्षक तो आप, शिक्षक का तो पात्रता आपने रख लिया क्योंकि आपने बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी बात। अब किस प्रकार के आप शिक्षक बनेंगे तो इसके बारे में बिहार का इतिहास जानते हैं। बिहार में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। कितने तरह के, इसको नोट कीजिए, 2 तरह के। एक होते हैं, देखिए कोई आपसे पूछेगा बिहार में कितने तरह के शिक्षक होते हैं तो आप बोलना मेरे भाई, आप बोलना बिहार में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन। पहला होता है नियोजित शिक्षक और दूसरा होता है अस्थाई शिक्षक। मैंने क्या बोला? नियोजित और अस्थाई। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? नियोजित और अस्थाई, ये 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं। ठीक है, अब इसको बेसिक से समझते हैं। पहले नियोजित जानते ही है क्या। चलिए ये देखिए, पहले आप स्क्रीन पर देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर छोटा है तो उसको हम झूम कर देंगे, शायद ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा आपको अच्छे से दिखेगा। नियोजित शिक्षक क्या होता है आपको पता है। बिहार में जब नीतीश जी की, चूंकि नीतीश जी की सरकार जब पहली बार 2004 में आई थी, लेकिन मैं बता दूं सरकार ने साल 2003, यहां से देखिएगा, साल 2003 से शिक्षा मित्र, पहले शिक्षा मित्र होता था, शिक्षा का साथी, पहले शिक्षक नहीं बोलते थे, शिक्षा मित्र। बिहार सरकार ने साल 2003 से
शिक्षा मित्र रखे जाने का फैसला किया था। शिक्षक नहीं बोल के शिक्षा मित्र 2003 ईस्वी से। तब 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर 11 महीने, कितने महीने का? 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था। यानी 2003 में एक बहाली आई थी बिहार में शिक्षक बनने के लिए, जिसको हम शिक्षा मित्र बोलते हैं। और जब उसकी बहाली हुई, यानी शिक्षक का दूसरा रूप शिक्षा मित्र, ये 2003 की बात है कि भैया बिहार में शिक्षक की बहाली करेंगे, नियोजित शिक्षक यानी कि शिक्षा मित्र, शिक्षा का साथी। और उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसको संविदा पे लिया गया, ठेका पे, 11 महीना के ठेका पे लिया गया। 11 महीना के बाद आपको हम हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे। क्योंकि बिहार में पैसों की दिक्कत थी, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी और महंगाई उस समय भी बिहार में थी, और बिहार का जो जीडीपी है बहुत नीचे था। 2003 की बात बता रहे हैं। और उस समय जो बहाली होती थी, उस समय बीएड और डीएलएड का मांग नहीं था। 10वीं और 12वीं का अंक दिखाओ और आपकी बहाली हो गई शिक्षा मित्र में। धीरे धीरे अनुबंध भी बढ़ता रहा और उनकी आमदनी भी बढ़ती गई। अब मान लीजिए शिक्षक का बहाली सरकार क्यों करे? शिक्षा मित्र की बहाली 11 महीने के लिए कर दिया। अब मान लीजिए उनका काम अच्छा लगा तो उसी को 1 साल और बढ़ा दिया, यानी उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया था और आमदनी भी बढ़ा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब मैं आज दे रहा हूँ। नियोजन इकाई से चयन होने पर इन्हें नियोजित शिक्षक कहा गया। नियोजन इकाई पहले शिक्षा मित्र था, उसके बाद 2004 के बाद क्या हुआ? नियोजित शिक्षक कहलाने लगे। कैसे? कि बिहार में प्रत्येक जिला में, 38 जिला में जो शिक्षक की बहाली होती है बिहार में, वो नियोजन इकाई विभाग होता है। ऐसा नहीं है कि पटना से बहाली आएगी, बहाली तो आपको बिहार सरकार ही देती है, शिक्षा विभाग। लेकिन जब बहाली आती है तो प्रत्येक जिला के अंदर में होता है, जिला वाइज या नियोजन, जिला के अंदर नियोजन होता है। प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उनके नियोजन के आधार पर बहाली किया जाता है। तो कोई पूछेगा नियोजित शिक्षक होते हैं क्या? क्योंकि आप भी शिक्षक बिहार में जो बनेंगे, नियोजित शिक्षक ही बनेंगे, आप लोग अस्थाई नहीं बनेंगे। और पहले भी बहाली हुआ 2003 के बाद, और सभी नियोजित शिक्षक ही कहलाते हैं। यानी क्यों? नियोजन इकाई से चयन होने पर इन्हें नियोजित शिक्षक कहा गया। नियोजन इकाई होता है क्या? प्रत्येक जिला, बिहार के प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंदर में, प्रत्येक नियोजन इकाई के अंदर में बहाली होता है, वही नियोजित शिक्षक कहा गया। 2006 में, यानी वर्ष 2006 में इन शिक्षा मित्रों को ही नियोजित शिक्षक की मान्यता दी गई। जो शिक्षा मित्र की बहाली 2003 में फैसला लिया गया कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेका पे, उसी शिक्षा मित्र को 2006 में नियोजित शिक्षक की मान्यता दे दी गई। यानी जिस बहाली को कोई वैल्यू नहीं देता था पहले शिक्षा मित्र की बहाली हुई 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसी बहाली को बढ़ाते बढ़ाते, मतलब उसी शिक्षा मित्र को ठेका, मतलब उसका अवधि बढ़ाते हुए और आमदनी को बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने क्या किया? नीतीश जी ने, माननीय नीतीश जी ने 2006 ईस्वी में वही शिक्षा मित्र को नियोजित शिक्षक का मान्यता दे दिया। यानी कि बिहार में इनको अब शिक्षक का मान्यता दिया जाता है। और नियोजित शिक्षक होते हैं क्या? चूंकि प्रत्येक जिला के आधार पे, नियोजन इकाई के आधार पर उनकी बहाली की गई थी। ठीक है। सरकार ने अब तक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं माना है, ये मेन पॉइंट है। अभी तक बिहार सरकार इनको संविदा पे ही रखी हुई है, नियोजित शिक्षक को ठेका पे ही। उनका अवधि 60 साल तक तो कर दिया गया है, लेकिन उनको राज्यकर्मी नहीं माना गया है। चूंकि बिहार राज्य में आप शिक्षक तो बनेंगे, लेकिन आपको राज्यकर्मी नहीं माना गया है। आप उस पर भी बातें करेंगे। राज्यकर्मी नहीं माना गया क्योंकि ये संविदा पे बहाली होती है। क्योंकि आप भी अगर बहाल होंगे भविष्य में बिहार में 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनेंगे, तो आपको भी नियोजित शिक्षक माना जाएगा, और साथ में आपको राज्यकर्मी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा चलते हैं अस्थाई शिक्षक। एक हो गया नियोजित और एक हो गया अस्थाई शिक्षक। अस्थाई शिक्षक कौन? जो पहले आप लोगों के दादा लोग होंगे, जिनको अभी भी पेंशन, अगर जिंदा होंगे, जीवित होंगे, तो उनको अभी भी पेंशन मिलता होगा। वो सब कैसे शिक्षक थे? वो सब अस्थाई शिक्षक थे, परमानेंट थे, तब पेंशन मिलता था। अब इसको भी समझ लीजिए। अस्थाई शिक्षक को सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। राज्यकर्मी का दर्जा अस्थाई शिक्षक को दिया है, नियोजित को नहीं दिया है। अब इसका फायदा देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा देने का फायदा। अस्थाई शिक्षक
को वेतनमान का लाभ, ये जो वेतनमान, चूंकि उनका वेतनमान होता है, ग्रेड पे होता है, चूंकि परमानेंट माने जाते हैं तो इनको वेतनमान का लाभ मिलता है। साथ में इनको सेवानिवृत्ति का भी लाभ मिलता है, सेवानिवृत्ति यानी पेंशन का भी लाभ दिया जाता है। पुराने शिक्षक को, 2003 से पहले वाले शिक्षक को इनको पेंशन भी दिया जाता है, सेवानिवृत्ति दिया जाता है और साथ में पेंशन का लाभ भी मिलता है। तो देखिए राज्यकर्मी होने का कितना फायदा है। अभी जो नियोजित शिक्षक जितने भी है सभी आंदोलन कर गए, क्यों? वो बोलते हैं पुराना पेंशन लागू किया जाए, वही यानी उनको राज्यकर्मी का मान्यता दिया जाए। लेकिन हम भी एक शिक्षक हैं, हमको भी राज्यकर्मी नहीं माना जाता है। क्यों? हम लोग भी नियोजित के अंदर में ही आते हैं। और जिस दिन हम लोग अस्थायी शिक्षक में आ जाएंगे, राज्यकर्मी का मान्यता दे दिया जाएगा, तो अब आप भी भविष्य में बनेंगे तो आपको भी पेंशन मिलेगा, साथ में रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन अस्थायी शिक्षक हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं माने तब तो। दूसरा ये देखिए, अस्थायी शिक्षकों को सरकारी अन्य लाभ भी मिलते हैं। इनको क्या मिलते हैं? अन्य लाभ भी मिलते हैं। अब जो भी हो, महंगाई भत्ता हो या अलाउंसेस हो, कुछ भी हो, उनको अन्य प्रकार का भी लाभ मिलता है अस्थायी शिक्षक का। लेकिन 2006 से लेकर अब तक जो भी बिहार में शिक्षक हुए हैं और बने हैं, उनको नियोजित शिक्षक ही माना जाता है और उनको कोई पेंशन उनसन नहीं मिलता है और यह अस्थायी शिक्षक नहीं है और राज्यकर्मी का कोई दर्जा नहीं है, इसीलिए इन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। इसीलिए तमाम शिक्षक जो नियोजित हो चुके हैं वो पुराने पेंशन की मांग करते हैं। इसीलिए तो आप लोग कहते हैं एक तो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं और दूसरा इन लोगों को पेंशन क्यों मिले। सर ऐसी बात नहीं है। आप भी जब शिक्षक बनेंगे और जब आपकी पेमेंट आएगा तो भी आपका अंदर से लालसा बढ़ेगा कि हम लोग को भी और पेमेंट मिले, हमको भी पेंशन मिले। तो दूसरे का भी दुख जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये समझ चुके होंगे कि बिहार में 2 तरह के शिक्षक होते हैं, नियोजित और अस्थायी। तो आप तमाम अभ्यर्थी किस में आएंगे? जो बनेंगे शिक्षक, नियोजित में आएंगे। एक क्वेश्चन आपका नहीं लिए हैं जो हम लेने का प्रयास करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। ये क्वेश्चन ये था, कितने तरह के स्कूल होते हैं बिहार में? बिहार में कितने टाइप के स्कूल होते हैं? तो इन बिंदु पे भी हम बात कर ही लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, ये देखिए आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। बिहार में 3 तरह के स्कूल होते हैं। देखिए कितने तरह के स्कूल होते हैं बिहार में, इसको भी जानिए। कितने तरह के स्कूल हैं? कितने तरह के बिहार में स्कूल है? ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा। बिहार में 3 तरह के स्कूल होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के स्कूल होते हैं। कौन कौन स्कूल होते हैं इसको भी जान लीजिए। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्रारंभिक स्कूल। इसको नोट कर लीजिए, प्रारंभिक स्कूल होते हैं। इस स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई होती है? इस स्कूल में जो पढ़ाई होती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। 8 तक की पढ़ाई होती है। इतना बेसिक में और इतना बढ़िया पढ़ाई होती है, कोई नहीं बताया होगा। यूट्यूब पे पहली बार कोई, मुझे लगता है शिक्षा बिहार शिक्षक बहाली है क्या, कितने तरह के स्कूल होते हैं, शिक्षक होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बार बस लिखिएगा और इस वीडियो को अपने जितने भी साथी हैं, ग्रुप जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, अगर आप बीएड डीएलएड में हैं तो इस वीडियो को शेयर आप अपने ईमानदारी से अवश्य कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है आप अगर किसी का मदद करते हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या बांटने से बढ़ता है, तो इस ज्ञान को भी शेयर कीजिए, सभी को नॉलेज हो। तो बिहार में कितने तरह के स्कूल होते हैं? 3 तरह के स्कूल होते हैं। तो पहला क्या है? प्रारंभिक स्कूल बोलते हैं, जिस स्कूल में आप 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। आप अगर सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, हम तो पढ़े हैं, तो देखिएगा 1 से लेकर 5वीं तक, 1 से लेकर 8वीं तक का विद्यालय में पढ़े होंगे। स्टार्टिंग में 1 से लेकर 5, 6, 7, 8 तक आप पढ़े होंगे। फिर 8वीं कंप्लीट हो गया तो आप जाते होंगे हाई स्कूल में। तो दूसरे प्रकार का स्कूल क्या होता है? दूसरे प्रकार का स्कूल होता है, दूसरा स्कूल होता है, उसको हम बोलते हैं माध्यमिक स्कूल।
जब आप माध्यमिक, ये सब नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माध्यमिक स्कूल बोलते हैं। इस स्कूल में क्या होता है, कक्षा 9वीं से लेकर, आप जब 9वीं में जाएंगे, 8वीं तक कंप्लीट कर लिए, प्रारंभिक में पढ़ लिए, अब 9वीं से लेकर कक्षा 9 से लेकर, यानी 9वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है। 10वीं तक की पढ़ाई होती है। कहाँ तक होती है? 10वीं तक की पढ़ाई होती है। जब भी आप 8वीं पास करते हैं तो कितना खुशी होते हैं कि मम्मी हम चले गए हाई स्कूल में। यानी आप 9वीं और 10वीं की पढ़ाई माध्यमिक स्कूल में करेंगे, जिसको सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, सेकेंडरी। अब चलते हैं तीसरे प्रकार का स्कूल में, और तीसरा स्कूल होता है जिसको बोलते हैं उच्च माध्यमिक। क्या बोलते हैं? उच्च माध्यमिक। माध्यमिक से ही बड़ा, आपसे बड़ा भाई होगा तो बड़का भाई, तो माध्यमिक का बड़ा भाई उच्च, उच्च मतलब बड़ा लगा दीजिएगा, उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल। या इसी का दूसरा नाम है उत्क्रमित, ये भी जानिए, उत्क्रमित, ये भी नाम है। इसमें कहां तक पढ़ाई होती है? 11वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होती है। 12वीं तक की पढ़ाई होती है। पहले हुआ प्रारंभिक 1 से लेकर 8वीं तक, दूसरा हो गया माध्यमिक जिसको सेकेंडरी बोलते हैं 9वीं से लेकर 10वीं, और तीसरा उसका बड़ा भाई उच्च माध्यमिक जिसको या तो उत्क्रमित बोलते हैं। इसमें 11वीं से लेकर 12वीं तक जब आप कॉलेज में जाते हैं, और जब 12वीं पास कीजिएगा तो उसके बाद तो समझ ही गए। तो कहने का मतलब है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा होगा, और अभी तक अगर बने होंगे, अगर वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो आप खुद बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे और कॉपी लेके बैठे होंगे और उसको लिख लिए होंगे, नियोजित क्या होते हैं, अस्थायी शिक्षक क्या होते हैं, कैसे शिक्षक बनेंगे। तो ये सब बातें बहुत बुनियादी बातें हैं अगर शिक्षक बनना चाहता हो। दूसरी बात, अगर आपको भविष्य में अगर सीटेट की पढ़ाई करना है, ये भी मैं बता दूं लास्ट में, चूँकि आपको पता है मेरा चैनल जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, अगर यूट्यूब पे हैं तो पता ही है, कुछ महिला साथी हमारे महिला बहन को बता दे, महिला मित्र को बता दे, यूट्यूब पे आप या तो बोलिए ऊपर में जाके नौकरी तक, या सभी स्मॉल में लिखिएगा NAU, के बाद A है, RI बीच में स्पेस तक, ये बोलिएगा, हमारा चैनल खुल जाएगा नौकरी तक। अगर BEd और DED में एडमिशन ले लिए, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सीटेट का फॉर्म भरे हैं, जिनको पता है, हमारे चैनल पे जब आप क्लिक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी का बटन होता है, उस पर क्लिक करके ऑल दबा दीजिएगा, जो भी कुछ होगा आपको मिल जाएगा नौकरी तक। इसके जब अंदर में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर में आएगा होम, वीडियो, ऐसे करके ऊपर में दिखेगा शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। जब इसके अंदर में जाएंगे और जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस प्लेलिस्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसके नीचे आपको बहुत दिखेगा, सीटेट मैथ दिखेगा, चूँकि इसके अंदर मैथ होता है, हम मैथ भी पढ़ाए हुए हैं, EVS पढ़ाए हुए हैं, और CDP पढ़ाए हुए हैं, और कैसे तैयारी करें हम सब कुछ बताए हुए हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और हम पैसा भी आपसे नहीं ले गए, बस आपको वीडियो देखना है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, वो भी ईमानदार तरीके से। जीवन में जब समय बीत जाएगा सर तो कोई साथ नहीं देगा, हम फिर बोल रहे हैं। आज मान लीजिए हमारे जो साथी भाई जो आंदोलनरत है, कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर आंदोलन क्यों, सीटेट हो जाने दीजिए। तो आप जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, मैं क्यों चाहूँगा कि आपका ये हो तो वो हो, हाँ, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। अगर आज 7वां चरण हो, मैं 6ठे चरण में भी साथ दिया था लोगों का आंदोलन में, और 7वां में भी मैंने साथ दिया, और 8वां आएगा उसमें भी साथ देंगे। इसलिए चूंकि हमसे बच्चे पढ़ते हैं 3 साल से, तो आप तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे कि आप अपना काम कीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जिसके भाग्य और जिसके नसीब में जो होता है वो होगा ही। आप भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, बस आप पढ़िए तो सही। सीटेट को हल्का में मत लीजिए, 150 का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। और आसान मत लीजिएगा सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
5 पेपर होता है उसमें, पेपर 1 में। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, और जब सफल होइए तो एक बार हमसे अवश्य मिलिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लेंदी हो गया है, मैं जानता हूँ। खैर एनीवे, चूँकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत दिन से हम सोच रहे थे, चूँकि कल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा था न्यूज़ पे, इस चीज़ को बवाल किया गया, इसीलिए हम इस वीडियो को लाना मेरे लिए सही समय पे लाना मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे लगा जेहन में कि लाना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।